नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूबरू में हम एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं हर बार जो अपने फील्ड में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हासिल करके बैठे हुए हैं, काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हुई हैं और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता बंसल। जी हाँ, सुनीता बंसल एक कवयित्री हैं, एक राइटर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। मैम, बहुत जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया रूबरू कार्यक्रम में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे। आप तो आप कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं? आपकी जो अब आप बचपन कहाँ जी, गुजरा? और तो मेरा बचपन तो यूपी में जो कोसी कलां मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ बचपन हुआ, वहीं लालन पालन हुआ, वहीं पैदा हुआ। जी, जी, और आप शिक्षा जी मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई, क्योंकि बाहर उस समय भेजते नहीं थे लड़कियों को, औरत को। तो जो भी वहाँ अवेलेबल था वो ही शिक्षा मैंने वहाँ ग्रहण की, और बीए किया और एमए भी वहीं से किया, जी। तो हिंदी में। आपको जो ये पढ़ने लिखने का शौक है, ये विरासत में मिला? कह सकते हैं विरासत में, क्योंकि वैसे तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, उनके फादर की जल्दी ही डेथ हो गई थी। जी, तो उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को जी, पढ़ाया लिखाया, तो जो जी, छोटे भाई थे उनको पढ़ाकर वो एलएलबी की, फिर वो जज हो गए। तो जज जब बन गए थे तो वो वहाँ जॉब पे चले गए, तो हम लोग भी जाया करते थे उनके पास। जी, तो हमको भी अच्छा लगा कि देख के कि हमें भी कुछ प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना चाहिए और पढ़ना चाहिए आगे। और जी, मेरे पिताजी भी उसी विचारधारा के थे कि सबको पढ़ाना है बच्चों को। तो हम वहाँ पढ़ाई की, मैंने डॉक्टरी बनने का मेरा मन था, जी, लेकिन साइंस ली, बायो ली, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, हुँ, लेकिन वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बाहर भेजना नहीं चाहते थे। तो हमने वहीं रह कर के बीए ऑनर्स किया, और उसके बाद में एमए किया हिंदी में। बहुत बढ़िया। तो आपकी प्रोफ़ेशनल जीवन की शुरुआत कैसे हुई? प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली क्या था, हमारा शादी जो थी ना, पढ़ते हुए हो गई थी। जी, बीए जब मैंने बीए किया था तो बंसल जी मेरे हस्बैंड वो भी बीकॉम करके और सीए में एडमिशन लिया था हुँ, उन्होंने। और शादी के बाद उन्होंने सीए किया, एलएलबी किया, सीएस किया, सारा कुछ किया, और मैंने एमए का जी, पढ़ाई की। हम शादी के बाद जब नौकरी पर आए हुँ, पहली बार, तो बच्चे दोनों हो चुके थे। उनके लालन-पालन में और पति की तरक्की के लिए अपना जीवन 20-25 साल हमने निकाल दिया, बहुत उन्हीं की बढ़िया। पढ़ाई-लिखाई के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, वो पढ़ने में अपना बिज़ी हो गए, तो हमको टाइम नहीं दे पाते थे। तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए, जी, तो करा। तो उसके लिए एक मेडिसिन की हमने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली पहले मैंने, जी, और उसके बाद में फिर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया। हुँ, इन बिटवीन बंसल जी एक्चुअली कैंपा कोला में वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस थे। हुँ, मेरिडियन होटल भी इनके हाथ से बना हुआ था, हुँ, और इन बिटवीन उन्होंने जॉब छोड़ दी। ओह! और जॉब छोड़ने पर फिर हमने, वो तो चलाते ही रहे मेडिसिन का, जी, और साथ में हमने ओटीसी काउंटर लिया, हुँ, ओवर द ट्रेडिंग काउंटर होता है, हुँ, उसमें मैंने काम किया। और फिर एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टिकट लिया। हुँ, अपनी कंपनी का जो लिपोफिन कंपनी का हमने पब्लिक इश्यू किया, हुँ, और उसमें मेरे को पूरा एक्सपीरियंस इनके साथ मिला, बंसल जी के साथ। और एनएससी काउंटर चलाने का, पब्लिक इश्यू का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पूरा मेरे को एक्सपीरियंस उसका मिला। जी, तो दूसरा जो है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप तो आ ही गया उसमें। जब बिजनेस जी, आपने बिल्कुल। शुरू किया, तो एक मेरी लाइफ हुई कि जो नॉर्मल लड़की जो इतने छोटे शहर से आती है, तो वो बिजनेस शुरू करती है और पूरा ज्ञान प्राप्त करती है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर वो मैंने ये एम्पावरमेंट के लिए मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया था, हुँ, हुँ, तो 1998 में। हुँ, तो मैं 2000 में मैं प्रेसिडेंट हो गई वहाँ की, अरे वाह! ओनली वन लेडी प्रेसिडेंट। सो 100 लोग थे जेंट्स, और मैं लेडी प्रेसिडेंट हुई। हुँ, उसके हुँ, बाद 3-4 और पदों पे, जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, ऐसे काम किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ होते थे सोशल वर्क के, जी, और वहीं से सोशल वर्क हमने हुँ, हुँ, शुरू किया। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम किया, और
जो गरीब लोग हैं उनके लिए जैसे आई कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, हैंडीकैप प्रोजेक्ट्स हैं, जी। तो ये सारे फील्ड में बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, या उनको पढ़ने के लिए कोई हेल्प करनी है, स्कॉलरशिप है, जी। वो सारे प्रोजेक्ट हमने उसमें किए। तो उसके बाद ये थर्ड फिर मेरा ये हुआ कि फिर जब बच्चे बाहर चले गए पढ़ के अपने जॉब में, जी। बेटा है मेरा वो IIM बैंगलोर से MBA किया है, जी। तो वो वहाँ हांगकांग में अभी है, और बेटी ने MBA किया US से, और वो US में सेटल्ड है। जब वो दोनों एक ही दिन दोनों बाहर गए, अच्छा। और देन मेरी हालत क्या हो सकती है कि बिल्कुल आप समझ सकती हूँ। सकते हैं। तो हमारे यहाँ लाइन्स क्लब में एक आंटी होती थी, लखोटिया आंटी। लखोटिया अंकल आप जानते होंगे, RN लखोटिया, जो कि इनकम टैक्स के गुरु थे, टीवी पर भी आते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, और तुमने हिंदी में MA किया, तुम कविताएं लिखो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कविता लिखी, और सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ही एक कविता लिखी। वाह, बहुत सुंदर। तो उसमें फिर उसके बाद चलता रहा, कविताएं रचनाएं लिखते रहे। हर साल हमको वहाँ राजस्थानी अकादमी में मंच भी मिला शेयर करने के लिए, जी। और भी जगह कई जगह हमने मंच शेयर किया। और फिर उसके बाद में कोरोना काल आ गया, तो उसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम मिले, जी। और बहुत सारे मंचों में मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया। तो करते करते काफी इकट्ठा हो गया जब मसाला, तो बच्चों ने कहा कि इतनी सारी आपकी रचनाएं सब इधर उधर पड़ी, तो कंपाइल कर लीजिए। बिल्कुल। तो उनको फिर हमने एक बुक में कंपाइल किया, झलक के नाम से मेरी बुक पहले आई 2019 में, और हमने अपनी 50वीं एनिवर्सरी पर, मैरिज एनिवर्सरी पर जी। उसका लोकार्पण किया, बहुत सुंदर। लखोटिया जी के हाथों से भी। और वियतनाम के राजदूत भी आए हुए थे, गवर्नर, तो वहाँ उनके सामने हमने किया। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छे से उनका हुआ। और उसके बाद अब 6 साल के अंतराल में आपके समक्ष ये अनुभूति के स्वर, वाह। और 2 मेरी पुस्तक का भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो आ गई है। तो मेरा बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, और समझती हूँ मेरी प्राप्ति है, कुछ नहीं, वो बहुत सुंदर उपलब्धियां है हैं। और काफी बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी। हमने सुना आप भारतीय धर्म और संस्कृति में काफी जी, रुचि रखती हैं, तो ये वो इसलिए कि मेरे माता-पिता दोनों ही चीज़ों को बिलॉन्ग करते थे। मेरी मदर और दादी वो धार्मिक थी, जैसे भजन, पूजा-पाठ, और मंदिर में जाना-आना, वो जी। कीर्तन कराना, तो वो तो हमारे अंदर वहाँ से आया। और जो हमारे पिताजी थे वो आर्य समाजी थे, अच्छा। फादर, तो उनसे यज्ञ करना, हवन, मंत्र उच्चारण, वो सब हमने वहाँ से सीखा। तो हम उनके साथ जाते थे, तो दोनों ही काम करते थे। तो उधर से आर्य समाज के पूरे मंत्र मेरे को याद भी है, और हवन करती हूँ हर साल अपने घर में। जी। और वो रामायण का पाठ उस समय हम, देखिए आप छत पर बैठते थे लोग, और मैं रामायण का पाठ करती थी, सब सुनते थे। तो तभी से हमारे अंदर वो समझ लीजिए कि मिला-जुला मिश्रण है। जी। और मेरे फादर RSS में रहे, राजनीति में भी उनका रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गोरक्षा आंदोलन में भी गए। तो वाह। उसमें हमें बहुत इस तरह की देश प्रेम की भावना, राजनीति में बोलना, भाषण देना, वो उन्हीं से सीखा मैंने। बहुत खूबसूरत। जी। तो मैं कह सकती हूँ ये भी आपको विरासत में ही मिली हाँ, है। कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप कई संस्थाओं में अध्यक्ष, जी, संस्थापक और सदस्य रही हैं। जी, तो आप इसके बारे में बताएं हमें जी, कि मैं कैसे बताती हूँ। कार्य होती हैं, कैसे चीजें चलती हैं। हाँ जी, कई संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक आदि मैं हूँ। अब जैसे लायंस क्लब में सबसे पहले मैंने जॉइन किया एज ए प्रेसिडेंट, तो जब 1 साल बाद ही मैं प्रेसिडेंट बन गई थी। तो अध्यक्ष बनने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छे सेवा के कार्य होते हैं, सेमिनार्स की जाती हैं। मैंने जैसे आपको बताया प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने गरीब लोगों के लिए, और मंथली मीटिंग भी होती है जो कि फेलोशिप होती है। पर हमारा वेजिटेरियन क्लब है और हिंदी स्पीकिंग है, तो वो हम, और सभी पदों पर मैंने वहाँ पर कार्य किया। तो पहले तो ये सारे कार्य वहाँ पर होते हैं, और जैसे होली, दिवाली सेलिब्रेशन और चार्टर्ड नाइट सेलिब्रेशन, ये सब किया जाता है। जी। तो वो कार्य तो लायंस क्लब जो है सभी को पता है, करता भी है। जी। उसके बाद जो साहित्यिक सेवा है,
उसमें मैं अध्यक्ष हूँ साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान रांची की। तो उसमें दिल्ली एनसीआर का मेरे को पूरा उन्होंने चार्ज दिया हुआ है। तो आज 5 साल से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनका क्या है कि वो हर वर्ष एक ग्रंथ लाते हैं, और वो ग्रंथ जैसे रामायण है, जी। कृष्णायन है, शिवायन है, गीतायन है, इस तरीके का। और उसमें 200-250 रचनाकार, साहित्यकार ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लीजिए, यहाँ तो है ही है, बाहर से भी लोग भाग लेते हैं उसमें। तो सभी एक-एक रचना अपनी रखते हैं, और वो कंबाइंड जो साझा ग्रंथ बनता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अच्छा क्या, रामायण मतलब धार्मिक है, कृष्णायन भी धार्मिक है, शिवायन भी। जी। तो इस तरीके से धार्मिक भावना हमारे साथ उसमें होती है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड में काम वो दर्ज है, दोनों चारों किताबें, जी। सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया। वार्षिक उत्सव मनाते हैं, उसमें लोकार्पण करते हैं उस ग्रंथ का भी, बाकी और पुस्तकों का भी। जी। सम्मान समारोह करते हैं, कवि सम्मेलन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जी। और मंथली भी उनका जैसे काव्य पाठ वगैरह चौपाल वो चलती है। जी। तो हर एक संस्था का ऐसे ही चलता है करीब करीब। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बेंगलोर की मैं जौन अध्यक्षा हूँ, जिससे कि वो उसमें भी यही कार्यक्रम चलता है। हर वर्ष दिल्ली में उनका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, उसमें हम सक्रिय पार्टिसिपेट करते हैं। कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह, लोकार्पण, सब ये चीजें सेम ही है जी। ज्यादातर। और ये ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन में मैं 5 साल दिल्ली की अध्यक्षा रही हूँ, जी। महिला विंग की। जी। तो उसमें हमने वैश्यों के साथ बहुत अच्छा कार्य किया है, काफी उनके साथ भी कार्य। और एक है वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, जो मैंने अभी ज्वाइन किया पीछे, संरक्षक हूँ उसकी, दिल्ली 2 की। जी। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नरेश नाथ जी हैं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी ब्रांचेज हैं। महिला काव्य मंच उन्होंने रखा है कि जो महिलाओं को सबको इकट्ठा करके वो अपना काव्य पाठ वगैरह करते हैं वो। फिर वरिष्ठ नागरिक का, जी। जो उनके लिए, बच्चों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, तो बहुत कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी थोड़े दिन पहले उनका वार्षिक उत्सव था, उसमें वो लोग आए हुए थे, सम्मान भी मिला, कवि सम्मेलन भी किया, ये सब वहाँ चलता है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जी, जीवन में आपकी क्या उपलब्धियां रही, तो उनको आप अपने शब्दों में कैसे पिरोना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मानती हूँ कि जो मेरी पहली उपलब्धि हुई कि हम दोनों की पढ़ते हुए शादी हो गई थी किसी जी। वजह से। तो हम जब सीए में इन्होंने एडमिशन लिया, तो हमारी तो स्थिति ऐसी थी ना कि अगर नहीं पास हुए तो क्या होगा। तो हमारा सब सर्वप्रथम ध्येय था कि वो पास हो जाए और सेटल हो जाए हम लोग। जी। तो वो हुआ, और 3 इयर्स में ही इन्होंने सीए कंप्लीट किया, एलएलबी, और डिस्टिंक्शन इंडिया में पोजीशन भी थी। अरे वाह, हाँ, बहुत हाँ। खूबसूरत। तो वो था, फिर मैंने हिंदी का प्रीवियस दिया, और हमारी बिटिया भी हो गई थी तभी। फिर फाइनल का हुआ, तो ये मेरी एक पहली उपलब्धि रही कि हमारा जो प्रोफेशनल डिग्री का जो कार्यक्रम था, वो हमारी लाइफ सेटल हुई। दूसरा बच्चों का था, जो कि मेरे धरोहर है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अगर सेटल नहीं हैं, और अगर वो किसी काबिल नहीं है, तो हमारा जीवन भी कुछ खास नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो मेरा एक बेटा एक बेटी है। और बेटा आईएम, मैंने बताया आपको, बेंगलोर जी। से उन्होंने एमबीए किया है, और हांगकांग में है, मर्चेंट बैंकर है। जी। और बिटिया भी एमबीए किया है यूएस से, और मल्टीनेशनल कंपनी में था। तो आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे दोनों बच्चे। दूसरी उपलब्धि एक हाउसवाइफ ही होती है कि वो थर्ड मेरा अपना वुमेन करियर है, जो कि मैं बिजनेस मैंने किया सभी तरह के, मेडिसिन का, ओटीसी का, एनएससी का, पब्लिक इशू का, सब पूरा एक्सपीरियंस मेरे को रहा। और मैं आज कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ, और करती भी हूँ। अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में खुद अपना देखती हूँ। तो मेरे को थर्ड जो जी। अचीवमेंट था वो ये था। और फोर्थ था कि जो कभी सोचा नहीं, हिंदी में एमए जरूर कर लिया था, लेकिन और सारे कामों में लगे रहे, जी। तो कभी नहीं सोचा कि साहित्य में जाएंगे। तो वो बिल्कुल। 2020 में मैंने, जब बच्चे बाहर चले गए, तो मैं साहित्य में गई, और मैंने अपनी रचनाएं, कविताएं हर एक विषय पे, सामाजिक, राजनीतिक, सभी विषयों पे लिखी। तो आज आपके समक्ष मेरी 2 रचना काव्य संग्रह आपके समक्ष हैं, वो भी मेरी एक उपलब्धि है। जी। तो बाकी
हम लोग दोनों सेटल्ड हैं और अब रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का काम ये देखते हैं, पोर्टफोलियो में देखते हैं। वी आर हैप्पी। बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई लाइन या कोई शब्द नहीं होंगी कि अगर आप इस उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद अगर आप ये कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ, हाँ। तो इससे बेहतर तो और मैं क्या बताऊं। आपको कई मंचों पे पुरस्कृत किया जी, गया है, जी, तो इसके बारे में बताएं। जी। बहुत सारे मेरे 25 साझा संग्रह आ चुके हैं जी। और 2 तो ये अपने आ ही गए हैं, अनुभूति और काव्य संग्रह झलक और अनुभूति। काफ़ी सम्मान हैं, क बहुत सारे मिलते हैं आजकल, ऐसा नहीं है, पर कुछ हैं जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। नंबर 1 साहित्य साधिका सम्मान मैजिक मैन चंद्रा से मेरे को मिला, जो कि बहुत ही बड़ा सम्मान है। दूसरा शब्द सृजन सम्मान, काव्य रत्न सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन बहुत अच्छी संस्था है। उन्होंने भी भारत रत्न जैसा एक का वो बनाया है ग्रंथ, जिसमें सारे जितने भी भारत रत्न हैं हमारे, उन सब का वर्णन है और सबने एक-एक लिखा है। मैंने भी लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, तो उसमें मेरे को ये मिला था। और चौथा महादेवी वर्मा सम्मान 2025 में बुलंदी संस्था है उत्तराखंड की, जी। उसमें मेरे को मिला। 24 घंटे का अखंड काव्य पाठ उनका रहा और ये साहित्योदय वाले भी 24 घंटे का ग्रंथ लाने से पहले काव्य पाठ करते हैं अखंड, और उसमें हमारी प्रस्तुति रही है, संचालन भी किया है मैंने और संयोजन भी किया है। 5वां था अटल श्री सम्मान, दिल्ली 2024 कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मिला। और छठा था साहित्य रत्न सम्मान 2024 में, जो कि साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था रांची द्वारा मिला। और 7वां नारी रत्न सम्मान मेरे को ये लायंस क्लब के द्वारा मिला और लीडरशिप अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत जी, खूबसूरत। आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। मैम इतने उपलब्धियों के लिए। अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक आई है, जी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी। मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो पुस्तक आई, वो राही पब्लिकेशन से ही पब्लिश हुई। तो इसमें सुशील भारती जी का बहुत बड़ा हाथ है और मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से छपवाऊँ, तो वो हुआ। एक अनूठा एक ये दिखाती हूँ मैं आपको, जी। आप ही के यहाँ से हुई है अनुभूति के स्वर। जी। तो मैं समझती हूँ कि ये जितने भी मेरे अंदर अनुभूत भावों की जो अनुभूतियाँ हुई, उसमें से जो शब्द निकल कर बाहर आए, उसने काव्य रूप ले लिया और भावों की तरंग में आके जैसे एक बन जाता है, नदियाँ सब मिलके एक समुद्र बन जाता है, इसी तरीके से ये सारे भावों को इकट्ठा करके एक संग्रह हो गया। कह सकती हूँ कि भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलों के जो सुगंध है, उससे मिलकर ये एक फूलों का गुलदस्ता है मेरे लिए। और इसमें प्राचीन काल मानो महाभारत काल का, रामायण काल का, कोरोना काल का और अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, सभी का समावेश है। तो सभी काल का इसमें समावेश है, वो भी एक बड़ी उसमें उपलब्धि है। तो ये बहुत लिखा है, सुशील जी ने लिखा भी है इसके बारे में कि बहुत पूरा संगम है वो उनका सभी कालों का। और मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक हमारे पाठकों के हाथ में जब आएगी और आपके यहाँ से प्रकाशित होकर जब आई है, तो बहुत पसंद आएगी और उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बेस्ट विशेस मैम, बहुत ये हो गया। बधाई। अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आप आगे क्या करना चाह रही हैं आप? अब तो वैसे तो उम्र के इस पड़ाव पर बहुत ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, फिर भी मैं जब सोचती हूँ कि जब तक आदमी जिंदा रहता है काम करना चाहिए उसको। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बीच-बीच में, तो उसकी वजह से, पर मेरी इच्छा है कि मैं ये मैंने जो गीतायन लिखा था साहित्योदय में, तो मैंने एक प्रथम अध्याय लिखा था उसका, जो सरल दोहों में है, जिससे हर एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है। क्योंकि गीता तो संस्कृत में है, फिर उसका आप भावार्थ पढ़ते हैं, तो ये सीधा ही दोहा सरल उसमें है। तो मैं ये पूरे 18 अध्याय लिखूं और अपनी सरल भाषा में गीतायन
ला सकूं और जिससे जनता के समक्ष उसको पेश कर सकूं कि वो हर व्यक्ति उसको पढ़ के समझ सके इजीली। जी, बिल्कुल। और दूसरा रामायण में भी ऐसा ही छोटा-सा, मतलब रामायण बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका भावार्थ निकाल के छोटा करके हम ला सकें जनता के सामने अपने, तो वो बच्चे हैं जैसे आजकल नहीं समझ पाते हैं, तो उनको वो कुछ सार भाव मिलेगा कि रामायण क्या है, तो शॉर्ट में हम उनको बता सकें। तो बिल्कुल, ये 2 चीज़ें मेरी इच्छा है, हो क अगर ज़रूर ईश्वर की कृपा हुई और आप बिल्कुल, सबका बिल्कुल, सहयोग मिला तो ज़रूर कर पाएँगे। बिल्कुल। और तीसरा है कि मैं बस सेवा के कार्य में हमेशा व्यस्त रहूँ और मृत्यु उपरांत भी चलता रहे मरणोपरांत, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट है, जी, सुनीता बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसमें हम ये सारी सेवा के कार्य करते हैं जी, और वो ट्रस्ट तो हमेशा ही चलेगा, हम रहें बिल्कुल, ना रहें बिल्कुल, तो ट्रस्ट चलेगा ही। तो ये है। और बाकी दूसरा बस सेवा के कार्य चलते रहें, बाकी ईश्वर प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है। काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और मैं जी, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी मैं मिलेगी। कुछ अपनी कविताओं के बारे में जो बिल्कुल हमारी सुनाएँ, है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो तो उसमें से फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जिस सब्जेक्ट पे मैंने लिखा है विषय पे, उसमें से कुछ आपके समक्ष रख पाऊँ। बिल्कुल, अ, सर्वप्रथम तो ये है कि मैं सरस्वती वंदना से मैंने शुरू किया है अपना। आप देखिए मेरा बुक का है, जी, पैर प्रथम जो है सरस्वती वंदना से माँ का नाम लेके, माँ सरस्वती, माँ अम्बे का नाम लेकर के जी, मैंने शुरू किया। और जय अम्ब के जगदम्ब के, जय शारदे वरदायिनी, जय शारदे वरदायिनी। माँ ज्ञान दो, यश मान दो, माँ ज्ञान दो, यश मान दो, सुच बुद्ध दे सुखदायिनी, सुच बुद्ध दे सुखदा। कमनासनी कमलासनी, तम नासनी कमलासनी, नव भक्ति दे स्वरदायिनी, नव भक्ति दे स्वरदायिनी। तो इससे मैंने अपनी शुरुआत की है, बहुत पर खूबसूरत। माँ अम्बे की वंदना करके। और सरस्वती शिक्षक दिवस पे मैंने लिखा कि मेरी कविता में एक बात है कि जो कविता होती है उसके बाद एक संदेश होता है जी, लास्ट में, जी, तो वही मैंने कोशिश की है हर एक में। तो शिक्षक दिवस पे था, देती हूँ शुभकामना, मैं आज सभी को, आज अपने शिक्षक वर्ग को मैं करती हूँ सम्मान। बनी रहे जोड़ी जुगल, यह शिक्षक शिष्य महान, और शिक्षक करे ज्ञान की वर्षा, शिष्य पाए समाधान। और लास्ट में मैंने उनको बोला कि कौन कौन से गुरु हमारे होते हैं। जी। पहले गुरु माता पिता, हुँ, हुँ। पहले गुरु माता पिता, दूजे गुरु अध्यापिका, और तीजे गुरु अध्यात्म के, जो हमें अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, जी, जो खोले मोक्ष के द्वार। वाह! और गुरु अगर चरित्रवान है, आज के तो हम चरित्रवान ज्यादा देखते नहीं है, पर गुरु अगर चरित्रवान है तो शिष्य भी होगा महान, तभी तो हमेशा शिष्य की होती गुरु से पहचान। ये वाह! उस गुरु का शिष्य है, ऐसे पहचाना जी, जाता है। माँ माता पिता के संस्कार से होती बच्चों की पहचान, और चौथा गुरु समाज है जो देता हमको वास्तविकता का ज्ञान। वाह! उसमें हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है वास्तविकता का। आज हमको चाहिए, अब ये संदेश है, ऐसा गुरु चरित्रवान, जिसके शिष्यों के कर्म से हो देश का कल्याण। वाह! वाह!
झूठ कपट छल छिद्र का मिट जाए नामो निशान, और सद्भावना और प्रेम की हो चहुं ओर बौछार, हो चहुं ओर, तभी हमारे देश का होगा स्वप्न साकार। वाह वाह, तब बहुत अब अगर बढ़िया। गुरु अगर अच्छे चरित्रवान होंगे तो शिष्य भी चरित्रवान होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा है। फिर माँ के ऊपर मैंने लिखा कि माँ को क्या है कि माँ को बच्चे माँ के रूप में अभी हमको देखते हैं, जी। पर माँ से पहले क्या थी माँ, हम्म। उसका स्वरूप उनको नहीं पता है। जी। तो उसका वर्णन मैंने किया इसमें कि माँ से पहले क्या थी माँ। माँ पिता सभी के ऊपर लिखा है मैंने। जी। तो आओ आज सुनाए सबको माँ से पहले क्या थी माँ। हम्म। माँ से पहले क्या थी माँ, बचपन के सुंदर सपनों में माँ की गोद में सोती माँ, तोतली भाषा में कुछ कहकर माँ को खूब रिझाती माँ। वाह। अब माँ ने भी ऐसा चरित्र किया है तो वो बच्चों को नहीं पता है। माँ जब पकड़न को आती तो दूर कहीं छुप जाती माँ, आंख में चौली खेल खेल कर जब पूरी थक जाती माँ, माँ की गोद में बैठ प्यार से भोजन खूब चबाती माँ, वाह। भोजन खूब चबाती माँ। तीज त्योहार रक्षाबंधन पर सजती खूब समरती माँ, लहंगा चोली बिंदी पायल मेहंदी खूब रचाती माँ, और तब सखियों के संग गांव में झूला झूलन आती माँ। वाह। राखी के त्योहार पे तो भाइयों से खूब झगड़ती माँ, पहले पैसे दो हमको फिर राखी बांधती माँ। पहले पैसे मांगे, मतलब माँ भी ऐसा करती थी। जी। तो बच्चों को पता होना चाहिए। तो लाड़ो कोड़ो बहन भाइयों की रुपए खूब ऐंठती माँ, आओ आज सुनाए सबको माँ से पहले क्या थी माँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। जी। तो ये एक था। अभी वरिष्ठ नागरिक पे मैंने आपको बताया कि मैं उसकी सदस्य भी हूँ। जी। जी। तो मैं कुछ लाइनें आपके समक्ष रखती हूँ बिल्कुल वरिष्ठों के प्रति बिल्कुल। क्या भावना है। करती हूँ नमन मैं अपने बुजुर्गों को आज, जिन्होंने दिया ये सुंदर जहां हमें जीने को, जिन्होंने दिया ये सुंदर जहां हमें जीने को। आपके अनुभव हमारे रास्ते के फूल हैं, उनके जो अनुभव है ना वही हमारे रास्ते के फूल हैं। आपके कटु अनुभव ही हमारे रास्ते के सूल हैं, वाह। रास्ते के सूल है। आप ही के अस्तित्व से आज हमारी आन बान और शान है, आप ही से संचालित यह जीवन अभियान है। उन्हीं की वजह से जीवन है, अदरवाइज कैसे है। बिल्कुल। आज तक आपसे ही हमारी पहचान थी। बच्चों माँ बाप से पहचान होती है, फिर चेंज हो जाता है। आज हमसे हमारे अपनों की पहचान है, बस यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार। वाह, बहुत सुंदर। तो ये एक है कि हमको जो आजकल ओल्ड एज होम किए हैं, बच्चों को माँ बाप से परेशानी होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, अलग रख देते हैं। जी। तो वो जो संस्कार हैं वो होना चाहिए अंदर, तभी आपका कल्याण। उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। जैसे ईश्वर आपको सब कुछ हम समझते भाग्य से मिलता है, ऐसे माँ बाप के आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है। जी। तो वो मिलना चाहिए। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, आपको हमारे प्यार की, जी। और आपके एकाकीपन को दूर करना ही हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करना ही हमारा धर्म है। हमें बनाने होंगे घर, ना कि ओल्ड एज होम, और हमें अपने बड़ों का करना होगा सम्मान, तभी सही मायने में होगा वरिष्ठ दिवस बनाने का प्रावधान, वरिष्ठ दिवस बनाने का प्रावधान। वाह, जी। तो बहुत बढ़िया। ये है। फिर रिश्तों पे मैंने लिखा कुछ हम्म। थोड़ा सा। भाई बहनों का रिश्ता है तो वो कैसा होना चाहिए। जी। रेशम के धागे से बांधा भाई तेरा प्यार, केवल साथ निभाना मेरा मांगू ये उपहार। केवल साथ निभाना, जी। केवल साथ निभाना मेरा मांगू ये उपहार।
बचपन की यादों में हरदम खोई रहती हूँ। कभी लड़ना और कभी झगड़ना भाई तेरे साथ, मांगती हूँ ईश्वर से मैं तेरा फूले फले परिवार, रेशम के धागे से बांधा भाई तेरा प्यार। और कुछ लाइन बाद में लिख देती हूँ, बड़ी है थोड़ी। जी। अ, पर जब कभी तुम मुश्किल में होते मैं घबराती थी, मैं भी तुम्हारे स्वस्थ होने की कामना करती थी। परिवार की खातिर तुमने भी किया बहुत बलिदान, रेशम के धागे से बांधा भाई तेरा प्यार। और जब बचपन में हम सब एक साथ सोते और खाते थे, तब ऐसा नहीं था एक ही चारपाई पे सो जाते थे। जी। आपको तो पता नहीं मालूम है कि नहीं, पर उस समय ऐसा होता था, आज नहीं है। पिताजी खूब मिठाई लाते और उपहार दिलाते थे, माँ भी खूब खाना बनाकर छत पर ले जाती थी, और हम सब भाई बहन बैठकर खाना खाते थे। उसी की याद सताती है पर मैं आ नहीं पाती हूँ, केवल तुम्हारी सफलता की मैं कामना करती हूँ। और फिर अंत में कहती है, जब मैं चल नहीं पाऊंगी, अस्वस्थ हो जाऊंगी, तुम मेरे संबल बन जाना, होगा यही उपहार। तुम मेरे संबल बन जाना, होगा यही उपहार। ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू धन धान, फूले फूले तुम्हारी जोड़ी, सुखी रहे परिवार, बना रहे बहन भाई का इतना सुंदर प्यार, वाह, बहुत इतना सुंदर प्यार। तो बहन भाई का प्यार जो आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो और आपके पास कितना समय है कि मैं 2-4 और सुना पाऊँ? मैंने आपको लिखा अभियान चंद्रयान पे लिखा, जब हमारा अभियान गया था, तो चंद्रयान तो मैंने उसी दिन ये एक लिखी थी रचना। चिट्ठी तो भेजी है माँ ने बेटे विक्रम के हाथ, जाकर खबर लाओ मामा की कैसे हैं वो आज। उसको भेजा है ना। 40 दिन का सफर तय कर पहुंचेगा आज मामा के द्वार, और थमा देगा वे माँ को माँ का प्यार भरा राखी का उपहार। चंद्रमा को देगा राखी का उपहार। भेजी है राखी मामा ने, भेजी है राखी बा ने मामा, कर लो तुम सहज स्वीकार, बहुत दिनों से भटक रही माँ, पाने को तेरा प्यार। तो मिल नहीं पाते, हम काफी देर से आने की कोशिश कर रहे पर आ नहीं पाते। रक्षा सूत्र बांध हाथ में, माँ को दो तुम कुछ उपहार, यही सोचकर लैंडर विक्रम उतरा दबे पांव मामा के द्वार, और मामा ने भी बड़े प्रेम से किया उसे सहर्ष स्वीकार। आराम से उतर गया था चंद्रमा पे। बिल्कुल। आलिंगन कर भांजे का दिया उसे अनमोल उपहार, और बहन भारत का झंडा गाड़ लिया स्वैगात, अपने शरीर पर एक झंडा गाड़ लिया। मिला था मैं पूरी दुनिया से, नहीं डाली मैंने किसी को घास, क्योंकि और लोग भी गए थे तो वहां नहीं सक्सेस हुए, पर आज भांजे विक्रम से मिलकर हो गया मेरा जीवन साकार। जिस धरती का चक्कर लगाता हूँ मैं, उस बहन की राखी आई है आज, करूंगा मैं प्रेम से आज स्वीकार, यह है मेरी बहन का अनूठा प्यार, और वचन देता हूँ भांजे, होगा तुम्हारा सफल अभियान, होगा तुम्हारा सफल अभियान, यह है भारत देश महान, यह है भारत देश वाह, महान। बहुत बहुत खूबसूरत। जी। तो एक्चुअली सभी विषयों पर लिखा है, तो इसमें इसीलिए है, फूलों का गुलदस्ता है, भावनाओं का संगम है। तो अभी पहलगाम पे हुआ, उसका भी वर्णन मैंने किया है यहाँ। आतंकवाद पे काफी लिखा है। जी। अभी जून में 22-23 में हुआ था पहलगाम हत्याकांड। जी।
पाकिस्तानी करो फैसला, आतंकवाद का करो खात्मा, तुमको हम नहीं बख्शेंगे, तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। निर्दोषियों का रक्त बहाकर तुम क्या दिखलाना चाहते हो? कल जो किया था पहलगाम में वो नरसंहार क्या वाजिब था? कल जो किया था पहलगाम में वो नरसंहार क्या वाजिब था? अमानवीयता का यह निर्मम मंजर तुमने घाटी में दिखलाया था। तुमने जो घाटी में दिखलाया था, एक एक से नाम पूछकर बेरहमी से उनको मारा है। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम जंग तुम्हारी जारी है। इसका क्या अंजाम होगा ये तुम्हें अभी नहीं मालूम है। भारत के सैनिक तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसको देखकर 4 पुश्तों तक तुम्हारी रूह कांपेगी। तुम्हारी रूह कांपेगी और एक एक बूंद पानी को तरसोगे। प्यासे तुम मर जाओगे, पियो को तो खो ही दोगे तुम। आतंकवाद के सभी ठिकाने तुम्हारे नष्ट किए जाएंगे। वाह। कटोरा लेकर भीख मांगोगे तो भी भीख न पाओगे, और वजूद मिटेगा तेरा ना सब्जी की चाह में। पाकिस्तानी आतंकवादियों, अल्लाह और अकबर से डरो। वो हूर को मानते हैं ना, हूर मिलती है ऊपर जाके, तो हूर की तो बात ही क्या है, नर्क में भी जगह न पाओगे। नर्क में भी जगह न पाओगे। अपना आतंकवाद बंद करो वरना बेमौत बारे जाओगे। भारत इतना कमजोर नहीं, भारत इतना कमजोर नहीं, अब और रक्त नहीं बहने देगा। हम जो भी दंड देंगे तुमको, कल्पना भी तुम ना कर पाओगे, कल्पना भी तुम ना कर पाओगे। और मोदी जी की प्रचंड ज्वाला से अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम नहीं बच पाओगे। तो ये एक हत्याकांड का वर्णन था। कुछ पर्यावरण पे भी दोहे मैंने लिखे हैं, जी। 2-4। पहले पीड़िता का दर्द सुनाती हूँ आपको कि हाथरस के एक हत्याकांड हुआ था ना, हाथरस की बेटी का, तो उसके ऊपर लिखा था, बापू के ऊपर तंज किया, 2 अक्टूबर की बात है जी। वो तंज है, कटाक्ष है बापू के ऊपर। बापू आपको कोटि कोटि प्रणाम और नमन। जी। बापू आपको कोट कोट प्रणाम और नमन। आपके आदेशों का 100% हो रहा है पालन। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तीनों बंदर पूर्ण रूपेण है कार्यरत। ना बुरा देखना, ना कुछ सुनना, ना बुरा बोलना। सामने हो रहा है बलात्कार पर वो एकदम है चुपचाप। माता पिता बोल रहे हैं चीख चीख कर पर उनके कान हैं बंद। लाश उनके सामने पड़ी है पर उनकी आंखें हैं बंद। सुशांत मर्डर केस हो या हाथरस की बेटी का बलात्कार, पुलिस चुप है असली गुनाहगार को बचाने में, क्योंकि उनकी भर रही हैं जेबें और राजनेता सेक रहे हैं रोटी। गद्दी के लिए करने पड़े कितने भी गुनाह पर राजनीति नहीं छोड़ेंगे, राजनीति नहीं छोड़ेंगे। वो गुनाहों को कर देंगे दफन, गुनाहों। और अंतिम है, बापू आपने जो कहा था वही हो रहा है। बलात्कार कर रहे हैं हाथों से, मर्डर कर रहे हैं हाथों से, ड्रग ले रहे हैं सिर्फ हाथों से, गुंडागिर्दी कर रहे हैं हाथों से। इसमें सुनने देखने और बोलने का तो कोई काम नहीं। ये कटाक्ष है कि उन्हें सुनने बोलने को बंद किया था ना। इसमें सुनने देखने और बोलने का तो कोई काम नहीं। आपने हाथों से बुरा न करने को तो नहीं कहा था ना, आपने हाथों से बुरा न करने को तो नहीं कहा था ना। वही हो रहा है 100%। काश आपने ये कहा होता कि बुरा ना करो हाथों से, कि बुरा ना करो हाथों से, तो आज देश की ये हालत नहीं होती और बेगुनाह और बेटियों की जिंदगी यूं बर्बाद और तबाह नहीं होती, यूं बर्बाद और तबाह नहीं होती। वाह। धन्यवाद। जी, और बताएं आपको क्या सुनना चाहेंगे तो। आपकी कविताएं बहुत खूबसूरत हैं मैम। और जैसा कि आपने बताया आप सारे ही जॉनर को कवर करती हैं, जी, तो आप एक ब्रज की होली है आपके समक्ष रखती हूँ। बिल्कुल। ब्रज में राधा रानी और वो होली खेलने जाते हैं,
खेलन आई री ब्रज में राधिका रंग भरी होली। खेलन आई री ब्रज में राधिका रंग भरी होली। रंग बिरंगे फूल बिखेरे आई सखियों की टोली। आज सब खेलेंगे होली समझ लो अखियों की बोली। आज सब खेलेंगे होली समझ लो अखियों की बोली। कोई डारे रंग गुलाल कोई चितवन टेढ़ी सी, और कोई लाई भांग घोल कोई लठ मार होली। खेलन आई री ब्रज में राधिका रंग भरी होली। ग्वाल बाल सब चले कृष्ण संग भरते सूखे रंग, और राधा आई सखियों के संग ले पिचकारी संग। आज हम खेलेंगे होली। राधा कृष्ण खड़े बीच में ग्वाल बाल चहुओर। होली खेलन आए कृष्णा आज बरसाने की ओर। आज सब खेलेंगे होली राधिका सखियों की टोली। आज सब खेलेंगे होली राधिका सखियों की टोली। खेलन आई री ब्रज में राधिका रंग भरी होली। राधिका रंग भरी होली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पिता की महिमा मैंने लिखी है, माता को आपको सुनाया। जी। पिता के ऊपर भी 4 लाइनें बोल देती हूँ। समय अगर हो तो बस बता दीजिएगा मुझको कि पिता का जो कार्य होता है ना, वो समझ नहीं पाते कि वो समझते हैं कि पिता कठोर है, माँ सॉफ्ट है, जी। तो उसका जो अंदर से भाव होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। वो है पिता है ईश्वर की वो अनमोल देन, जो देता है जीवन भर तुम्हें अमूल्य भेंट। जो देता है जीवन भर तुम्हें अमूल्य भेंट। पिता है जीवन की ऐसी अनुभूति जिसके होने से है जीवन की बगिया है सस्ती। जीवन की बगिया है सस्ती। पिता का व्यवहार दिखाता है कठोर, पर वो बनाता है तुमको जीवन जीने के योग्य। जीवन जीने के योग्य। पिता है जीवन का वो कटु सत्य जिसके बगैर जीना होता है दुश्वार। पिता नहीं होता तो लोग आधे मारे मारे फिरते हैं, बोले कहाँ कैसे दुश्वार होता है जीना। कभी पत्नी कभी बेटी तो कभी बेटा, जो भी कमाता देता उनको लाकर। सो जाता वह जो मिले उसे खाकर। सो जाता वो जो मिले उसे खाकर, और अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है वो। घर में पत्नी की फरमाइशें हैं अनेकों, ऑफिस में बॉस की पड़ती हैं झाड़ें, और कभी कपड़े कभी जूते कभी साइकिल वो लाता। कभी बीवी की साड़ी और बच्चों की किताबें, पूरी करता है सबकी ख्वाहिशें। बच्चों के बर्थडे पर केक और पार्टी, सभी की फरमाइशें करता है पूरी। पर उसके दिल की बात किसी ने ना जानी। पर उसके दिल की बात किसी ने ना जानी ना पूछी। करता है प्यार तुमको वो खुद से भी ज्यादा। बताता नहीं है लेकिन करता है प्यार तुमको वो खुद से भी ज्यादा। पर कभी ना दर्शाता वह कहकर दोबारा। पिता के बिना जीवन कैसा है होता, पूछो तुम उनको जिनके पिता नहीं होता। पूछो तुम उनसे जिनके पिता नहीं होता। जीवन का पालनहार है वो हम सबका, हमको भी एहसान मानना होगा उसका। हमको भी एहसान मानना होगा उसका। और अंतिम है समर्पित है जीवन उसका हम सब पर। उसने हमको समर्पित किया है, हमको भी खुद को समर्पित करना होगा। हमको भी खुद को समर्पित करना होगा, तभी सभी पिताओं को समर्पित। ये मेरी रचना। बहुत खूबसूरत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी। आपकी रचनाएं बहुत खूबसूरत हैं और आप कंटेम्पररी इश्यूज पे बातें करती हैं जी और ये सबसे अच्छी चीज़ है, यूनिक चीज़ है आपकी रचनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना जी समय। मैं अंतिम 2 लाइनें आपके समक्ष रखती हूँ। मेरा अंतिम दे कि किसको मिलता है मुकम्मल जहां जीने को। किस किस को मिलता है मुकम्मल जहां जीने को। हमको मिला है ये पूरा आसमान उड़ने को। वाह वाह। हमको मिला है पूरा आसमान उड़ने को, और ईश्वर की असीम कृपा का क्या
हम क्या बखान करें, हमको नतमस्तक हो केवल हम प्रणाम करें, वाह। उनको नतमस्तक हो केवल हम प्रणाम करें। इसी के साथ मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया साक्षात्कार के लिए, और शुक्रिया किन भावों में करूं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और सुशील भारती जी ने इंटरेस्ट लिया उसके लिए भी धन्यवाद। पूरा मरवा स्टूडियो में मैं आती रहती हूँ और मरवा साहब से भी मिलती हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। शुक्रिया सर। ये थी हमारी बातचीत आज सुनीता बंसल से। मैं उम्मीद करती हूँ हम आपको हमारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, मैडम की कविताएं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें MS टीवी। मैं हूँ अपूर्वा झा। धन्यवाद।